हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आपको इसमें 5.1 ही पढ़ना है, 5.2 आपका हट गया है, तो थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब देखिएगा, चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब इसमें नाम आ गया आपके पास में ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्योमेट्री किसे कहते हैं, ज्यामिति किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ज्योमेट्री या ज्यामिति क्या होता है। ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी और मिट्रिन का अर्थ होता है मापना। इज दैट क्लियर? यानी भूमि को मापना ही ज्योमेट्री होता है। अब ज्योमेट्री का प्रयोग कहां पे करते हैं? ज्योमेट्री का प्रयोग भूमि को नापने के लिए पटवारी करते हैं, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता देखो, प्राचीन काल से ही ज्योमेट्री का प्रयोग करते आ रहे हैं। ये बात नहीं है कि आपके ही 10वीं 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में आपके मैथ में लगा दिया है। ये बहुत पुराने समय की बात है। जब मैं बता देता हूं थोड़ा सा डिटेल से कि जब मिस्र में नील नदी बहती थी, तो नील नदी में तेज बहाव और तेज पानी के या ज्यादा पानी के कारण वहां के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती थी, और बाढ़ के कारण पानी का बहाव तेज होता था, तो वहां के जो खेत खलियान होते थे उसकी जो मेड़बंदी की जाती है। अब खेत के चारों ओर उनकी जो सीमा रेखा होती है वो एक तरीके से आपको पता है कि एक ऊंची ऊंची इस प्रकार से निकालते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि ये इस खेत की सीमा है। तो वो सीमा है जो मेड़बंदी की जाती थी, या जो भी है मिट्टी से एक चढ़ाव बना के बनाया जाता था, वो मिस्र में नील नदी के तेज बहाव के कारण वो बहा के ले जाती थी, और जब पानी सूखता था तो खेतों की जो सीमाएं हैं वो गायब हो जाती थी। इसको नापने के लिए मिस्र वासियों ने वहां के कुछ औजार अपनाए, ज्योमेट्री अपनाई। पहले थोड़ा सा सिस्टम, थोड़ा सा लेवल कम था उनका, धीरे धीरे उसमें सुधार होता चला, और बाद में धीरे धीरे ये उपकरण भी आ गए, बहुत सारी विधियां भी है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिएगा, एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करता है। अगर आपको ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मैथ आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत मैथ के बारे में बातें भी पता होनी चाहिए कि वृत्त का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो सेंटर से जाता है और वृत्त को 2 बाइसेक्ट करता है, 2 भागों में विभाजित करता है। ये सबसे पहले किसने बताया था, किसने बोला था? ये एक यूनानी गणितज्ञ था जिसका नाम थेल्स था, और थेल्स ने ये बात बताई थी। इसके बाद मिस्र में गणित के एक शिक्षक ने ज्यामिति की परिभाषाएं, अपग्रहित और अभिधारणाएं दी। ज्योमेट्री की डेफिनेशंस, उसकी अपग्रहित और इसकी अभिधारणाएं प्रस्तुत की थी। और इस वैज्ञानिक का या गणितज्ञ का नाम क्या था? वो था यूक्लिड। ठीक, चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है यूक्लिड की परिभाषा। यूक्लिड ने क्या क्या डेफिनेशन बताई थी? सबसे पहले कहें कि एक बिंदु या पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अब पॉइंट क्या होता है? जब पेंसिल को छील के और एक व्हाइट पेज पे इस प्रकार से टिक कर दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप मैं टिक कर रहा हूं, ये बिंदु है, न इसकी लंबाई है, न इसकी चौड़ाई है, न इसकी ऊंचाई है, कुछ भी नहीं है। तो वह बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके बाद में एक रेखा यानी लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जैसे मैंने कोई लाइन खींच दी, ये मैंने रेखा खींच दी, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई नहीं मानेंगे कभी भी, उसकी लंबाई नहीं। कभी आपने देखा है कि एक रेखा 2 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी है? ऐसे कभी नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा कि एक रेखा 5 मीटर लंबी है। इज दैट क्लियर? जैसे कि हमने इसकी लंबाई दे दी 5 मीटर, इसकी चौड़ाई नहीं होती, इसकी लंबाई होती है। ये बात यूक्लिड ने बताई थी। ठीक है, ये तो सारे जानते हैं सर जी, हाँ ये जानते हैं, लेकिन ये सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था, और यूक्लिड के बताए अनुसार आप पढ़ रहे हैं। चलिएगा,
इसके बाद में तीसरी डेफिनेशन क्या दी थी यूक्लिड ने, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ये आपने रेखा खींच दी तो यहां पे ये सिरा भी एक बिंदु है, ये सिरा भी एक बिंदु है। जैसे आपने कहा कि ए बी एक रेखाखंड है, ए और बी क्या है, दो सिरे हैं, यानी दो बिंदु हैं, दो डॉट डॉट हैं। इज दैट क्लियर? चौथी डेफिनेशन बताई थी कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो समय पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ये बहुत बढ़िया बात बोली कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो समय पे बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी बहुत सारे इनफाइनाइट बिंदु इस प्रकार से हम एक सीधी लाइन में और इसको मिलाएं, इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक हमारे पास में रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो क्या है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो समय पे बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ठीक है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ, आपने पेज लिया कॉपी का और पेज आपका आयताकार है या वर्गाकार है, ये आकृति है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब पेज की कभी मोटाई अपन लेते नहीं, बुक की मोटाई होती है जो कि इनफाइनाइट पेज जुड़ के, बहुत सारे पेज जुड़ के उसको मोटाई देते हैं, लेकिन कभी एक पेज या पृष्ठ की हम मोटाई नहीं लेते, लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, सरफेस। ठीक है। पृष्ठ के किनारे एग्स कहलाते हैं। आपने एक पृष्ठ खींचा और पृष्ठ के किनारे एग रेखाएं कहलाते हैं। ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। अब आपको पता है कि एक पेज, एक जो वर्गाकार पेज है उसमें कितने किनारे, कितने रेखाएं होगी, 4 रेखाएं हो जाएगी। आयताकार पेज है उसमें भी 4 रेखाएं हो जाएगी। ठीक है। तो एक पृष्ठ के जो किनारे हैं वो क्या कहलाएंगे, रेखा कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर डेफिनेशन आ जाती है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो समय पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। आपने एक लाइन पढ़ी कि इनफाइनाइट बिंदु मिलके, बहुत सारे बिंदु मिलके एक रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक है। लेकिन एक पेज का निर्माण किस प्रकार से होता है, इनफाइनाइट रेखाएं मिलके एक पेज का निर्माण करती है। इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं होगी जो कि पास पास आएगी और पास पास आके क्या बना देगी, एक पेज बना देगी। इनफाइनाइट बिंदु मिलके एक रेखा का निर्माण करते हैं और इनफाइनाइट रेखाएं मिलके एक पेज का निर्माण करती है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, यूक्लिड ने दी थी। चलो, अब अभिगृहित और अभिधारणाओं में क्या क्या डिफरेंट है। अभिगृहित वे कल्पनाएं हैं जो निरंतर गणित में प्रयोग की जाती है। अभिगृहित वे कल्पनाएं हैं जो निरंतर गणित में प्रयोग की जाती है, ये होती है अभिगृहित। और अभिधारणाएं क्या है, अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जाता है जो विशिष्ट रूप से ज्योमेट्री से संबंधित होती है, ज्योमेट्री से रिलेशन रखती है, वो तो है निश्चित रूप से अभिधारणाएं। और अभिगृहित वे हैं जो अपन क्या है, वे कल्पनाएं जो निरंतर गणित में प्रयोग करते हैं, वो अभिगृहित। और ज्योमेट्री में प्रयोग की जाने वाली बातें हैं वो क्या है, अभिधारणाएं। चलो, सबसे पहले अभिगृहित पढ़ लेते हैं जो कि निरंतर अपन गणित में प्रयोग करते हैं। तो पहले आ जाता है यूक्लिड के कुछ अभिगृहित। पहला अभिगृहित क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। मैंने लिखा कि ए बी, कुछ ऐसे लिखूं मैं, चलो ऐसे लिखूं, आगे काम में मिलेंगे ये बात। मैंने लिखा कि ए बी बराबर है पी क्यू के और सी डी, या ये से कहूं, इसने क्या बोला है, दोबारा पढ़ लेते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है और ए बी बराबर हैं आर एस के। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहां से पी क्यू ए बी के बराबर है और आर एस भी ए बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया
कि पी क्यू बराबर आर एस होगा। एक ही वस्तु के बराबर है, ए बी कोई वस्तु मान ली और पी क्यू और आर एस दो हमने वस्तुएं मान ली, दोनों वस्तुएं ए बी के बराबर हैं, तो वे दोनों वस्तुएं आपस में भी क्या होगी, बराबर होगी। ये यूक्लिड की प्रथम अपगृहित है। इसके बाद में सेकंड अपगृहित क्या आता है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे क्या हो गया, आपके पास में है ए बी और इसके बराबर है पी क्यू, ये दोनों बराबर हैं। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, इसमें आपने जोड़ दिया सी डी और इसमें आपने जोड़ दिया सी डी, तो ये रिजल्ट जो निकलेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे 5 बराबर x है, 5 बराबर x है, आपने इधर जोड़ दिया 2 प्लस में 5 और इधर जोड़ दिया 2 प्लस में x, तो भी ये रिजल्ट क्या होगा, बराबर ही प्राप्त होगा। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, यानी बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया, बराबर ही वैल्यू जोड़ दी। यही तो कहते हैं ना, मैथ में ऑब्जर्व करते हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चनों में अपन कहते हैं कि दोनों तरफ आप 2-2 जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ आप 5-5 जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ सेम सेम वैल्यू जोड़ सकते हैं, सेम सेम वैल्यू घटा सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, वहां पे जो बराबर होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर, जो पूर्ण रिजल्ट बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। जैसे 10 बराबर 10 है, आपने घटा दिया 10 माइनस 5 और 10 माइनस 5, तो रिजल्ट क्या बचा, 5 बराबर 5, तो शेषफल 5 बराबर 5, शेषफल दोनों बराबर ही होंगे, 5 5 बराबर होंगे। यही हमने यहाँ पे किया था, ये कर सकते हैं। यहाँ से 10 बराबर 10 है, आपने जोड़ दिया 5 इधर जोड़ दिया और 10 प्लस 5 इधर जोड़ दिया, तो पूर्ण क्या प्राप्त हो गया, 15, इधर पूर्ण क्या प्राप्त हो गया, 15, तो पूर्ण भी आपस में क्या होंगे, 15 बराबर 15 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था दूसरा अपगृहित और ये हो जाता है आपका तीसरा अपगृहित। चौथा अपगृहित आता है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं, ये चौथा अपगृहित है, इस पे एग्जाम्पल भी आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। मैंने एक लाइन खींची, इस पे मैंने 2 बिंदु दे दिए। ये कौन सा बिंदु हो गया मेरे पास में, ए, और ये बिंदु हो गया बी, ये मेरे पास में बिंदु हो गया। इस पे कोई एक रेखा और है जिसका नाम मैंने पी क्यू दे दिया, अब वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती है एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिएगा, 2 बिंदु नहीं लेके मैं एक बिंदु ले लेता हूं। यहां से ए बी पे बिंदु पी संपाती है, बिंदु पी है वो लाइन ए बी पे संपाती है, इसका मतलब ए बी लाइन के ऊपर है। तो मैं यहां से रिजल्ट बताऊं आपको कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, यानी ए पी प्लस में पी बी किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती है। ये तो सर जी क्लियर है, संपाती होगी तभी संभव होगा, अन्यथा अगर आपने ये लाइन ले ली, ये बिंदु ए ले लिया, ये बिंदु बी ले लिया, यहां पे कोई बिंदु पी ले लिया, तो ये बराबर नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों। ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी, ये पॉसिबल नहीं है, जबकि ये पॉसिबल है। ठीक है, ये कहता है यूक्लिड की चौथी अपगृहित, ये बात बोलती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये तो क्लियर ही है। कोई एक हमने देखो एक सर्कल बनाया, ये इसका क्या है, पूर्ण है, और ये इसका एक हिस्सा हमने काट दिया। इस प्रकार से काटा प्यारे विद्यार्थियों, देखते रहना आप, इस प्रकार से ये, और ये हमने हिस्सा काट दिया इसका, ये हिस्सा है और ये पूर्ण है। तो ये मेरे को बता दो, ये छोटा हिस्सा है इसका हिस्सा है ना,
तो ये इससे बड़ा ही होगा, पूर्ण है वो अपने भाग से बड़ा होगा, ये इसका भाग है, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, यानी जो वर्त है वो पूर्ण है, ये इसका भाग हो गया और ये भी इसका भाग हो गया। ठीक है, ये अपने भाग से पूर्ण है, वो अपने भाग से बड़ा होता है, हमेशा ही होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं, ये तो बात सही है। एक ही वस्तु है और उसके दो गुने परस्पर हमेशा बराबर होते हैं। जैसे हमारे पास में कोई वस्तु है, वस्तु को हमने PQ से रिप्रेजेंट कर दिया और PQ, और इसका दो गुना भी क्या होगा, बराबर ही होगा। एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं, दो गुना बराबर ही होगा। इस दैट के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। PQ आपके पास में वस्तु थी, उसका आधा भी बराबर होगा, क्या होगा? PQ दो वस्तुएं हैं, उसका आधा बराबर होगा, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये थी उनकी यूक्लिड की अभिगृहित। अब आ जाती है अभिधारणा। ठीक है, अभिधारणा ज्योमेट्री में काम ली जाती है और अभिगृहित मैथमेटिकली अपन क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं आम तौर पे। अभिधारणा क्या है? एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो, ये बिंदु आपने ले लिया P, ये बिंदु ले लिया Q, इनको मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन आएगी। इनको सॉरी यहाँ पे मिला, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया। ये मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ऐसे तो होगी नहीं है कि ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से तो मिलाएंगे नहीं। इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? एक ही सीधी लाइन के द्वारा मिलाएंगे, एक ही सीधी लाइन होगी। इसने बोला है एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक। इज दैट क्लियर? इधर ले लो, R बिंदु ले लिया, इसको मिलाएंगे तो एक ही सीधी लाइन खींची जाएगी। इधर आपने कोई S बिंदु ले लिया, इसको मिलाएंगे तो एक ही सीधी लाइन खींची जाएगी। ठीक है, इसको एक नीचे अभिगृहित के रूप में दे रखा है, इसको नीचे एक अभिगृहित के रूप में दे रखा है, उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। नीचे दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जाती है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल एक। ठीक है, अद्वितीय रेखा खींची जाएगी, इसका मतलब केवल और केवल एक ही रेखा खींची जाएगी दो भिन्न बिंदुओं से होकर। अब देखो, ये बिंदु P था, ये बिंदु Q था, इसको मिलाने वाला रेखाखंड आपने खींचा, आपने इसको मिलाने वाला रेखाखंड एक खींच दिया, एक ही रेखा खींची जाएगी PQ। और P से इनफाइनाइट रेखा जाएगी, P से इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती है, बट P और Q को मिलाने वाली केवल और केवल अद्वितीय यानी एक ही रेखा खींची जाएगी। Q से भी इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती है, P से भी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, लेकिन दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजरेगी, इनफाइनाइट रेखा नहीं गुजरेगी। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पे चलते हैं, अभिधारणा सेकंड। अभिधारणा सेकंड कहता है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब यूक्लिड ने शांत रेखा किसको बोला है? शांत जल कहते हैं, यानी रुका हुआ जल, न तो इधर बह रहा न इधर बह रहा, शांत जल है। कहते हैं ये व्यक्ति बहुत शांत है, यानी ये बहुत कम बोलता है, शांत है एकदम। तो इसी प्रकार से शांत रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा ये हो गया, ये रेखा हो गई, जबकि रेखा का एक टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है। रेखा का एक टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है, जिसको अपन इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये हो गई शांत रेखा। इसी को यूक्लिड ने क्या बोला है? रेखा के टुकड़े को यानी रेखाखंड को शांत रेखा बोला है, और इस शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इधर भी इनफाइनाइट तक चली जाएगी और इधर भी ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी, यानी एक शांत रेखा को
दोनों तरफ अनिश्चित रूप से अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तीसरी अभिधारणा क्या देता है यूक्लिड, कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर, ये आपने केंद्र बिंदु ले लिया, किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये आपकी त्रिज्या हो गई, यानी वृत्त की परिधि तक। और इस प्रकार से आप क्या खींच सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। देखा होगा आपने, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो घरों में पानी की हौद बनाई जाती है। आजकल तो चोर्स भी बनने लग गई, वो तो बात अलग है, लेकिन लगभग बनाई जाती है गोल आकृति की, घर में नीचे, जिसको अपन कुंड बोलते हैं, डिग्गी बोलते हैं, पानी को इकट्ठा करने के लिए, पीने के पानी को एक तरफ इकट्ठा करने के लिए घर में हौद बनाई जाती है। और ये एकदम गोल होती है, तो इतना बड़ा प्रकार तो आता नहीं घर वालों के पास में। हम पेज पे बनाते हैं कॉपी में, तो हमारे पास में प्रकार एकदम गोल बना दिया, चलो ठीक है। लेकिन घर वाले कैसे करते हैं, घर वाले एक लकड़ी को गाड़ देते हैं या एक रस्सी को यहां पे पकड़ लेते हैं। जैसा मैं बनाऊं, हमने एक रस्सी को यहां पे पकड़ लिया, किसी एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, इनको पकड़ के बैठ गया, और घर वाले इस रस्सी के कोई एक हिस्से पे एक लकड़ी बांध देते हैं यहां से, और इस लकड़ी को पकड़ के इस प्रकार से घुमा देते हैं। इस प्रकार से घुमा देते हैं तो एकदम गोल बनेगा। मेरा तो गोल नहीं बना, लेकिन वो क्या रस्सी से एकदम खींचते हैं, गोल खींचते हैं, तो और माप भी लेते हैं भी हमें कुंड को इतनी चौड़ाई पे बनाना है, तो ये इस प्रकार से होता है। वो क्या होती है, रस्सी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो किसी को केंद्र मान के और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको आगे क्वेश्चनों में वृत्त की डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको पता है कि वृत्त क्या होता है, इनफानाइट बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है, जबकि यहाँ पे ये केंद्र हो गया, केंद्र से ये दूरी हो गई। आप वृत्त की परिभाषा इस प्रकार से बताओगे, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे स्थित इनफानाइट बिंदुओं का, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, केंद्र, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या, और ये इसकी क्या हो गई, परिधि हो गई। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अभिधारणा क्या कहती है, 4 नंबर, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का। जैसे कि आपने एक स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। तो प्रत्येक समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, या सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। पता है समकोण होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं भी, समकोण कहते हैं। तो प्रत्येक जो समकोण है या सभी समकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। 90 सारे बराबर होंगे। चलते हैं, ये 5वीं अभिधारणा खतरनाक है, ध्यान से पढ़ लेना। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पे गिरकर अपने एक ही 2 अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिल के 2 समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पे उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग समकोण से कम होता है। हमने 2 रेखाएं खींच दी, एक रेखा तो मैंने इस प्रकार से खींच दी, और एक रेखा मैंने इस प्रकार से खींच दी। ठीक है, इस पे कोई तीसरी रेखा खींचता हूं, तीसरी रेखा मैंने इसको इस प्रकार से खींच दी। ठीक है, यह डायग्राम सभी के समझ में आ गया। अब इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे जो एंगल बनेगा ना, यहां पे और यहां पे, ये जो एंगल मैं 1 दे देता हूं, इसको नाम मैं दे देता हूं 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान लेस देन रहेगा 2 समकोण क्या होता है, एक समकोण 90 डिग्री का, 2 समकोण हो गए 180 डिग्री का। तो ये जो कोण होगा ना, एंगल 1 और 2, इनका मान 180 डिग्री से कम होता है। और किस साइड में होगा कम, जिस साइड में इन रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इनको इस साइड में बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें, और इनको भी बढ़ा दें,
तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पे ये मिलेगी, और वो मान लेते हैं बिंदु P, और इसको आगे की तरफ बढ़ा दें, इधर बढ़ाएं और इधर बढ़ाएं, तो ये कभी नहीं मिलेगी, एक दूसरे से दूर होती जाएगी, एक दूसरे से दूर होती जाएगी। और इस तरफ जो एंगल बनेगा ना, अपन मान लेते हैं ये एंगल 3 बन गया और ये एंगल 4 बन गया, तो मैं कहूं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 का मान हमेशा ही 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये समझ गए, दो रेखाएं, दो सीधी रेखाओं पे कोई तीसरी सीधी रेखा इस प्रकार से विराजमान है, गिरती है, उसके द्वारा जो अंतः कोण बनते हैं, अंतः यानी आंतरिक कोण बनते हैं, एंगल 1 और 2 का योग 2 समकोण से कम होता है। और किस साइड में कम होता है, जिस तरफ उसको बढ़ाएंगे और ये आपस में मिलती हुई प्रतीत होगी, उस साइड में तो कम होता है, और जहां पे ये नहीं मिलेगी उस साइड में क्या होता है, अधिक होता है। ये थी इसकी अभिधारणा 5। आगे होता नहीं है, आगे अपन करेंगे एग्जाम्पल, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई यूक्लिड की, मैंने आपको इसकी अभिगृहित पढ़ाई, मैंने इसकी अभिधारणा पढ़ाई। अभिगृहित को मैंने बताया था कि मैथमेटिकली अपन यूज करते हैं, अभिधारणा है जो कि अपन ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। इसके बेस पे एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।